नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। और इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर साथियों कम से कम एक संकल्प अवश्य लें कि अपने जीवन में कम से कम 2 पौधे तो अवश्य लगाएं, ताकि हमारा प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का हम अच्छी तरीके से निर्वहन कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर ढंग से कर सकें। और कहा भी गया है कि कोई भी इंसान अपने जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्मों से महान होता है, क्योंकि कोई कूक से, पेड़ फल से और खेत उपज से महान होता है साथियों, कोई भी जन्म से महान नहीं होता है। तो साथियों, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अच्छी तरीके से निर्वहन करें ताकि आप जीवन में और ऊंचाइयों पर जाएं। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और चलिए साथियों, आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। साथियों, आज हम जो भौतिक स्वरूप शुरू करने जा रहे हैं वो भारत भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, भारत का भौतिक स्वरूप। और भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर साथियों हम इसके अंदर कि भारत को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, ये विभिन्न प्रकार की जानकारी पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, आज के टॉपिक का शुरू करते हैं। इसके अंदर जो भी साथियों शुरुआती पॉइंट है वो आप साथ साथ नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये वन वर्ड है और यानी कि उनका तात्पर्य क्या है। जैसे सबसे पहले आता है भू आकृति। भू आकृति, भू आकृति का तात्पर्य क्या है साथियों? तो भू आकृति का तात्पर्य हो जाएगा आपका यानी कि पर्वत, पठार और मैदानों की उत्पत्ति एवं विकास भू आकृति कहलाता है। यानी कि उनका विकास और उत्पत्ति किस प्रकार हुई वो भू आकृति के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर लिखे साथियों पर्वत, पठार और मैदानों की उत्पत्ति एवं विकास, उत्पत्ति एवं विकास भू आकृति कहलाता है। भू आकृति कहलाता है। भू आकृति कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि भू आकृति का तात्पर्य क्या होता है कि पर्वत, पठार और मैदानों की उत्पत्ति एवं विकास भू आकृति कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में साथियों भारत के अंदर भू आकृति के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यानी कि भारत के अंदर पठार के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, पठार, पर्वत और मैदानों के अंतर्गत। तो भारत के उत्तर के अंदर हिमालय है, जो हिमालय पर्वत के अंतर्गत आ गया। दक्षिण के अंदर प्रायद्वीपीय पठार है, वो पठार के अंतर्गत। और मैदानों के मध्य के अंदर उपजाऊ मैदान है, वो मैदानों के अंतर्गत आ गया। यानी कि भारत के अंदर भू आकृति किस प्रकार विस्तृत है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और मध्य में उपजाऊ मैदान। ये साथियों भारत के अंदर भू आकृति का विस्तार हो गया, मैदान स्थित हैं। अभी तक हमने साथियों भारत का भौतिक स्वरूप टॉपिक शुरू किया है। इसके अंदर 2 पॉइंट पढ़े हैं। नंबर 1 पढ़ा है भू आकृति। भू आकृति का तात्पर्य क्या होता है? पर्वत, पठार, मैदानों की उत्पत्ति एवं विकास भू आकृति कहलाता है। उसके बाद में भारत के अंदर भू आकृति किस प्रकार विस्तृत है? तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हो गया और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हो गया और मध्य के अंदर जो मैदान हो गया। तो ये पहला पॉइंट हमारा साथियों क्लियर होता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। उसके बाद में देखिए अगला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत के अंदर उच्चावचों का प्रतिशत। तो अगला पॉइंट लिखिए साथियों उच्चावच। भारत के अंदर उच्चावचों का प्रतिशत। उच्चावच के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं?
पर्वत, पहाड़ियां, पठार और मैदान, यानी कि इनका भारत के अंदर प्रतिशत कितना है। ये भौतिक स्वरूप के अंतर्गत यही चीज आती है साथियों। उच्चावच के अंदर नंबर 1 पर लिखिए आप पर्वत, और पर्वतों का प्रतिशत कितना है तो 10% भारत के अंदर 10.7% भारत के अंदर पर्वत है। ये जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं साथियों वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पहले इंपोर्टेंट लगा कर लिखिएगा आप। भारत के अंदर पर्वतों का प्रतिशत कितना है 10.7% है। नंबर 2 पर लिखिए आप पहाड़ियां, नंबर 2 पर लिखिए आप पहाड़ियां, और पहाड़ियों का प्रतिशत कितना है 18.6%, 18.6% भारत के अंदर पहाड़ियां हैं। और उसके बाद में नंबर 3 पर आप लिखिए पठार, और पठार का भारत के अंदर प्रतिशत है 27.7%। और नंबर 4 पर लिखिए जो भारत के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत के अंदर है वो है मैदान, मैदानों का प्रतिशत वो सर्वाधिक है साथियों, और वो है 43%। तो ये भारत के अंदर उच्चावचों का प्रतिशत साथियों आपको ध्यान रखना है, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है उच्चावच। और उच्चावच के अंदर पर्वतों का प्रतिशत कितना है 10.7, पहाड़ियां कितनी है 18.6%, और पठार कितने हैं 27.7%, और मैदानों का प्रतिशत है वो 43% है। तो ये साथियों नोट कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा साथियों। आगे देखिए, इसके बाद में भारत को अध्ययन की दृष्टि से कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है तो 6 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। तो ये पॉइंट लिखिए साथियों कि भारत को अध्ययन की दृष्टि से, भारत को अध्ययन की दृष्टि से, भारत को अध्ययन की दृष्टि से, भारत को अध्ययन की दृष्टि से 6 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। ये पॉइंट ध्यान रखना चाहते हैं, 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया। साथियों हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो ये है कि भारत को अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों के अंदर बांटा गया है, और वो 6 कौन कौन से भाग है नोट कीजिए आप। नंबर 1 पर लिखिए उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। साथियों भारत को भौतिक स्वरूपों के अंदर बांट रहे हैं हम, और यहीं से वास्तविक रूप से इस अध्याय की शुरुआत होती है कि भारत को अध्ययन की दृष्टि से 6 भौगोलिक भागों के अंदर बांटा गया है। और नंबर 1 पर है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 पर लिखिए आप, नंबर 2 पर लिखिए आप उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश, उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, या मध्य का उपजाऊ मैदान भी इसको कहा जाता है, या मध्य का उपजाऊ मैदान, मध्य का उपजाऊ मैदान, मध्य का उपजाऊ मैदान, ये भी कह सकते हैं साथियों इसको। 2 पॉइंट पढ़े हैं, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, और नंबर 2 उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश या मध्य का उपजाऊ मैदान। और नंबर 3 पर लिखिए साथियों आप, नंबर 3 पर लिखिए प्रायद्वीपीय भारत, नंबर 3 पर हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय भारत। साथियों तीसरा पॉइंट लिखिए प्रायद्वीपीय भारत, और नंबर 4 पर लिखिए भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। और नंबर 5वां लिखिए साथियों तटवर्तीय क्षेत्र या तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान। और नंबर 6 पर लिखिए साथियों द्वीप समूह, द्वीप समूह। ये 6 भौतिक प्रदेश है जिनका हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं इस अध्याय के अंदर। तो साथियों भारत को अध्ययन की दृष्टि से 6 भौगोलिक भागों के अंदर बांटा गया है। इस पॉइंट की हम शुरुआत कर रहे हैं। नंबर 1 पर हो जाएगा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 पर उत्तर का मैदानी प्रदेश या मध्य का उपजाऊ मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत, नंबर 4 भारतीय मरुस्थल, नंबर 5वां तटवर्ती मैदान, और नंबर 6 द्वीप समूह। इन 6 पॉइंटों का हम विस्तार से आगे अध्ययन करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आगे देखिए साथियों, आगे साथियों एक एक पॉइंट का विस्तार के साथ अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था अभी, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 1 पर लिखिए साथियों उत्तर भारत का, उत्तर
भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर पहला पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं साथियों, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इसके अंदर साथियों किसका अध्ययन करेंगे? इसके अंदर साथियों हिमालय को सम्मिलित किया गया है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए साथियों कि इसके अंतर्गत हिमालय को शामिल किया गया है। हिमालय को शामिल किया गया है, पहली बात समझ में आ गई साथियों कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के अंदर किस क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं, तो हिमालय का अध्ययन किया जाएगा इसके अंदर विशेष तौर से हिमालय को इसके अंदर। और हिमालय की एक बात लिखिए साथियों कि हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। ये बात लिखिए कि हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है, सबसे नवीन वलित पर्वत है। सबसे नवीन वलित पर्वत है। तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा साथियों कि हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। तो ये दो पॉइंट इसके अंदर लिखे और इसके बाद में हिमालय का आगे वर्गीकरण करते हैं 4 भागों के अंदर विशेष तौर से। तो 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे उसका विशेष नंबर 1 पर लिखे साथियों हिमालय का 4 भागों के अंदर वर्गीकरण किया गया है। और कौन कौन से 4 भाग हैं विस्तार से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 हो जाएगा साथियों आपके ट्रांस हिमालय। नंबर 1 पर कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। नंबर 2 पर हो जाएगा साथियों आपका कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय का ही अन्य नाम है साथियों, इसका महान हिमालय कह दो या बृहद हिमालय कह दो, बृहद हिमालय। या इसका तीसरा अन्य नाम हो जाएगा आंतरिक हिमालय। और नंबर 4 इसका अन्य नाम हो जाएगा हिमाद्री हिमालय। ये इसके नाम है साथियों महान हिमालय के अन्य नाम। तो हिमालय का साथियों 4 भागों के अंदर वर्गीकरण किया गया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 महान हिमालय, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय, कोई भी इसमें से नाम हो सकता है। और नंबर 3 साथियों आप लिखिए, नंबर 3 पर आप नाम लिखिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय। एक ही बात है साथियों, मध्य हिमालय, दोनों एक ही हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और नंबर 4 पर लिखिए डी, नंबर 4 पर लिखिए साथियों इसके अंदर हो जाएगा शिवालिक हिमालय। ये साथियों हिमालय का वर्गीकरण इस प्रकार से हम एक एक का अध्ययन करेंगे। एक बार मैं ये वापस रिपीट कर देता हूँ साथियों कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हमने शुरू किया है नंबर 1 भौगोलिक क्षेत्र। उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? हिमालय को शामिल किया गया है इसके अंदर। और हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है साथियों। और हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों के अंदर किया गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब एक एक का विस्तार से अध्ययन करते हैं आगे की। इससे पहले साथियों आप हिमालय की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति साथियों सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि अंगारा लैंड, एक आपने नाम सुना होगा अंगारा लैंड, जिसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? यूरेशियन प्लेट। एक तो हो गया साथियों अंगारा लैंड और एक हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड। एक तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड को भारतीय प्लेट कहा जाता है। गोंडवाना लैंड को भारतीय प्लेट कहा जाता है। तो इन दोनों के साथियों मतलब
कहा जाता है कि 65 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के निकट आने के कारण एक संघात उत्पन्न हुआ और जिसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई थी और बीच में ये 33 सागर साथियों, इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं कि 65 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड या भारतीय प्लेट है तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के निकट आने के कारण एक संघात उत्पन्न हुआ जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये आप नोट कर लीजिए साथियों, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे हम साथियों ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, जिसका सबसे पहले मैप बना लेते हैं। आगे हम मैप के द्वारा इसको समझते हैं विस्तार से। यानी कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो शुरू किया था, इसके अंदर सबसे पहला हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय। नंबर 1 पर मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं साथियों। नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय के बारे में देखिए साथियों। पहले मैं आपको मैप पर समझा देता हूं इसके बारे में कि ट्रांस हिमालय को साथियों 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? तो नंबर 1 पर काराकोरम श्रेणी, नंबर 2 लद्दाख श्रेणी और नंबर 3 जास्कर श्रेणी। इन 3 श्रेणियों के अंदर ट्रांस हिमालय को बांटा गया है। ये ट्रांस हिमालय साथियों पूरा। काराकोरम श्रेणी के ऊपर साथियों 4 हिम ग्लेशियर है। कौन कौन से हिम ग्लेशियर? सियाचिन हिम ग्लेशियर, बाल्टोरा हिम ग्लेशियर, बेपो हिम ग्लेशियर और हिस्पर हिम ग्लेशियर। ये 4 ग्लेशियर हो गए। और विश्व की दूसरी बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गोर्बिनास्टी, वो भी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। और नंबर 2 पर लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के अंदर साथियों राकापोशी जो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है, वो यही पर स्थित है लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत। और छागला दर्रा, ये दर्रा है साथियों, छागला दर्रा है, वो भी लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछे यदि तो नंगा पर्वत, और यहाँ पर दर्रा कौन सा है? तो जोजिला दर्रा। इन तीनों के अंदर साथियों दर्रे हैं। इसके अंदर काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी के अंदर, छागला दर्रा लद्दाख श्रेणी के अंदर और जास्कर श्रेणी के अंदर जोजिला दर्रा। ये दर्रे हैं साथियों प्रमुख रूप से। इसके बाद में इसके अंदर एक एक लाइन लिखना शुरू करते हैं साथियों, पॉइंट टू पॉइंट साथ साथ नोट लिखते रहना। ट्रांस हिमालय का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? अगर ये पूछे आपसे तो स्वेन हेडेन ने किया था। तो पहला पॉइंट लिखिए, इसका सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला कौन था? स्वेन हेडेन ये था साथियों। यानी कि ट्रांस हिमालय का बारे में या ट्रांस हिमालय का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो स्वेन हेडेन ने किया था। नंबर 2 चीज इसके अंदर ध्यान रखना साथियों कि ट्रांस हिमालय का निर्माण है जो हिमालय से भी पहले हो चुका है। यानी कि इसका निर्माण, अगला पॉइंट के साथियों, इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। हिमालय से भी पहले हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना साथियों कि इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ट्रांस हिमालय का मुख्य रूप से ध्यान रखना कि ट्रांस हिमालय, ये पूछा भी गया है साथियों कि ट्रांस हिमालय के अंदर कौन सी श्रेणी नहीं आती है। तो इन तीनों श्रेणियों का नाम ध्यान रखना। और इसके साथ साथ लद्दाख का ही एक भाग कैलाश पर्वत श्रेणी, ये साथियों आपको दिख रही होगी मैप के अंदर। कैलाश श्रेणी किसका हिस्सा है? तो लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना। तो इसके अंतर्गत ये पॉइंट के साथ है काराकोरम, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, कैलाश वो जास्कर श्रेणियां आती हैं। यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, अगर ये पूछे तो ये ध्यान रखना साथियों। नंबर 1 काराकोरम और नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 कैलाश और फिर जास्कर श्रेणियां। ये किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिए साथियों। फिर आगे शुरू करते हैं हम।
इसके अंतर्गत फिर ट्रांस हिमालय के अंदर नंबर 1 श्रेणी हेडिंग लगा हुआ काराकोरम श्रेणी, इसकी शुरुआत करते हैं साथियों। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे लिखिए साथियों नंबर 1 पर काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी कौन कौन से हिम ग्लेशियर, कौन सा दर्रा और कौन सी ऊंची चोटी। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के अंदर देखिए साथियों, काराकोरम श्रेणी के अंदर नंबर 1 चीज लिखिए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन आस्टिक इसी के अंतर्गत आती है। K2 गॉडविन इसी के अंतर्गत आती है, इसी के अंतर्गत आती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों, K2 गॉडविन आस्टिन की ऊंचाई कितनी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट 8,848 और इसकी हो जाएगी साथियों 86,11 और इसकी यदि ऊंचाई पूछे यदि आपको तो हो जाएगी 86,11 यानी 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नंबर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है काराकोरम श्रेणी का कि काराकोरम श्रेणी के अंदर 4 हिम ग्लेशियर आते हैं। इसके अंतर्गत 4 हिम ग्लेशियर आते हैं, हिम ग्लेशियर आते हैं। और कौन कौन से 4 हिम ग्लेशियर, नंबर 1 पर आप लिखिए साथियों, नंबर 1 पर लिखिए सियाचिन हिम ग्लेशियर, सियाचिन हिम ग्लेशियर, सियाचिन हिम ग्लेशियर। इसके अंदर 2-3 पॉइंट पूछे जाते हैं। नंबर 1 सियाचिन हिम ग्लेशियर है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे उसी के अनुसार आंसर देना है साथियों। सियाचिन हिम ग्लेशियर के अंदर नंबर पहला पॉइंट ध्यान रखना कि इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि ये आपको पता होगा एशिया का सबसे बड़ा हिम ग्लेशियर है और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर साथियों, 72 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये किस घाटी के अंदर है तो नुब्रा घाटी के अंदर है, नुब्रा घाटी के अंदर स्थित है, नुब्रा घाटी के अंदर स्थित है। ये पॉइंट नोट कीजिए साथियों। 2 पॉइंट इसके मुख्य रूप से है कि सियाचिन की ऊंचाई कितनी है तो 72 किलोमीटर और सियाचिन किस घाटी के अंदर है तो नुब्रा घाटी के अंदर स्थित है। ये चीज ध्यान रखनी है सियाचिन। और सियाचिन तो आपको पता ही है सबसे ऊंचा रण क्षेत्र भी है और सियाचिन जब खौफ से भी खौफनाक है। इसके बारे में कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ खतरा भी खतरों से डरता है। सियाचिन के बारे में कहा गया है साथियों कि यहाँ खतरा भी खतरों से डरता है, यहाँ चुनौतियों पर भारी है, ये खौफ से भी खौफनाक है, ये सियाचिन है। पर पराक्रम की पराकाष्ठा यही है, वीरता का वर्चस्व यही है, साहस का सैलाब यही है, ये सियाचिन है। जब -70 डिग्री तक का तापमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हुई नुकीली हवाएं जब आपको मौत के मुंह में धकेलने को व्याकुल हो तो समझ लेना यह सियाचिन है। ये बातें इसके बारे में कह चुका है, इसके बारे में बताई गई है साथियों कि सियाचिन इतना खौफनाक है। उसके बाद में सेकेंड हेडिंग लगाई आप कौन सा, बाल्टोरा हिम ग्लेशियर। बाल्टोरा लिखो, नंबर 2 पर लिखिए साथियों आप, नंबर 2 पर चलो लिख दीजिए आप बैफो हिम ग्लेशियर, बैफो हिम ग्लेशियर, हिम ग्लेशियर, बैफो हिम ग्लेशियर। इसके अंदर एक ही पॉइंट ध्यान रखना साथियों कि बैफो हिम ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है तो 63 किलोमीटर है, 63 किलोमीटर है। ये चीज ध्यान रखना साथियों, बैफो हिम ग्लेशियर की ऊंचाई 63 किलोमीटर है, ये इसके अंदर घाटी कोई नहीं है। और नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, बाल्टोरा हिम ग्लेशियर, बाल्टोरा हिम ग्लेशियर, बाल्टोरा हिम ग्लेशियर, हिम ग्लेशियर। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों तो इसकी हो जाएगी 62 किलोमीटर। और ये किस घाटी के अंदर, ये पूछा गया है कि बाल्टोरा हिम ग्लेशियर किस घाटी के अंदर है तो श्रृंगार घाटी के अंदर। इसमें लिखिए साथियों श्रृंगार घाटी में स्थित है, यह श्रृंगार घाटी में स्थित है, श्रृंगार घाटी में स्थित है, श्रृंगार घाटी में स्थित है। और नंबर 4 और अंतिम लिखिए साथियों आप कौन सा हो जाएगा, स्पर हिम ग्लेशियर, स्पर हिम ग्लेशियर, स्पर हिम ग्लेशियर। और स्पर हिम ग्लेशियर के अंदर साथियों इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी
साथ ही इसके अंदर रटने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये क्रम से याद हो जाएगा आपको। 63 किलोमीटर बेपोहिम ग्लेशियर, 62 के अंदर बाल्टोरा 62 और हिस्पर 61 किलोमीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाइयों के अंदर तो आपको आसानी से याद हो जाएगी आपको। हिस्पर हिम ग्लेशियर है, ये किस घाटी के अंदर है, तो ये हुंजा घाटी के अंदर है। तो इसके अंदर लिखिए साथियों, यह हिस्पर हिम ग्लेशियर है जो हुंजा घाटी के अंदर है, यह हुंजा घाटी के अंदर स्थित है, यह हुंजा घाटी के अंदर स्थित है। तो ये पॉइंट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये साथियों सबसे पहले काराकोरम श्रेणी कंप्लीट हो गई है, ये आप नोट कीजिए, फिर आगे हम लिखते हैं। चलिए साथियों आगे नंबर 2 पर आप हेडिंग लगाइए लद्दाख श्रेणी। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए साथियों कि काराकोरम श्रेणी को स्वेन हेडेन ने उस श्रेणियों की रीढ़ की हड्डी का, ये नोट लगाकर आप लिख लीजिए साथियों, नोट लगाकर लिख दीजिए कि काराकोरम श्रेणी है जो काराकोरम श्रेणी को स्वेन हेडेन ने जो ट्रांस हिमालय का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, स्वेन हेडेन ने किया। उसी स्वेन हेडेन ने काराकोरम श्रेणी को स्वेन हेडेन ने उस श्रेणियों की रीढ़ की हड्डी का, उच्च श्रेणियों की रीढ़ की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी कहा। ये चीज नोट लगा कर लिख दो साथियों कि काराकोरम श्रेणी को स्वेन हेडेन ने उस श्रेणियों की रीढ़ की हड्डी कहा। ये नोट लगाकर नोट करो। उसके बाद में साथियों देखिए अगली नंबर 2 पर लगाइए लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के अंदर नंबर 2 पर लद्दाख श्रेणी के अंदर कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है आपको। नंबर 1 को आपको ध्यान रखनी है कि विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी हो जाएगी, राका पोसी, ये है लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो इसके अंदर पॉइंट लिखिए साथियों कि विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राका पोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना साथियों। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली, यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके कि विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो राका पोसी है। और वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। दूसरा पॉइंट आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान क्या नाम है, द्रास है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे ठंडा स्थान, दूसरा पॉइंट लिखिए साथियों कि भारत का सबसे ठंडा स्थान जिसका नाम है द्रास, ये ध्यान रखना साथियों, द्रास है इसका नाम। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है, ये भी इसी के अंतर्गत है, इसी के अंतर्गत आता है। ये चीज ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट द्रास, यानी पहला राका पोसी किसके अंतर्गत, लद्दाख श्रेणी में आती है, द्रास लद्दाख श्रेणी में आता है। भारत का सबसे ठंडा स्थान, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना चाहते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा साथियों कि ये कैलाश श्रेणी है, वो किस कैलाश पर्वत श्रेणी है, वो किस श्रेणी की भाग है या किस श्रेणी का हिस्सा है, तो वो भी लद्दाख श्रेणी का, यानी कि लद्दाख श्रेणी लिखिए साथियों, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण पूर्व में स्थित, साथियों लद्दाख श्रेणी के दक्षिण पूर्व में स्थित कैलाश पर्वत इसी का हिस्सा है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है साथियों कि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण पूर्व में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी इसी का हिस्सा है, यानी कि कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है, तो लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद में साथियों आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि छागला दर्रा है जो किस श्रेणी में आता है, तो लद्दाख श्रेणी में। ये लिखने का काम है नहीं साथियों, क्योंकि यहाँ पर मैप आप नोट कर लेना साथ साथ
तो आपको आसानी होगी इसके अंदर पॉइंट याद रखने में। और अगला पॉइंट हो जाएगा साथियों कि सिंधु की एक सहायक नदी है, जो आगे नदियों के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। सिंधु की सहायक नदी श्योक नदी है, इसके अंदर जल विभाजन का कार्य करती है। तो इसके अंदर लिखी साथियों श्योक नदी, श्योक नदी जो सिंधु की सहायक है, सिंधु की सहायक श्योक नदी, श्योक नदी लद्दाख श्रेणी में जल विभाजन का कार्य करती है। लद्दाख श्रेणी में जल विभाजन का कार्य करती है, जल विभाजन का कार्य करती है, का कार्य करती है। ये चीज ध्यान रखने साथियों। लद्दाख श्रेणी के अंदर मुख्य पॉइंट कंप्लीट हो चुके साथियों। मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी किसके अंतर्गत आती है? लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। नंबर दूसरा पॉइंट, भारत का सबसे ठंडा स्थान जिसका नाम क्या है? द्रास। द्रास किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंदर। और फिर कैलाश पर्वत है, वो भी इसी का हिस्सा है, लद्दाख श्रेणी का। और नंबर श्योक नदी, ये श्योक नदी है साथियों, श्योक नदी। श्योक नदी लद्दाख श्रेणी में जल विभाजन का कार्य करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है साथियों कि लद्दाख श्रेणी में जल विभाजन का कार्य कौन सी नदी करती है? तो श्योक नदी करती है, जो सिंधु की सहायक नदी है। ये चीज नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे हेडिंग लगाई है साथियों लास्ट, इस हिमालय की लास्ट हेडिंग लगाई है जो जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी नंबर 3 पर आप हेडिंग लगाइए साथियों, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के अंदर साथियों कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वो देखो एक बार ध्यान से। सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो जास्कर श्रेणी हो जाएगी। नंबर पहला पॉइंट आप ध्यान रखो कि ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी श्रेणी, सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो जास्कर श्रेणी हो जाएगी। नंबर पहला पॉइंट, ये तो मैप के आधार पर आपको पता चल जाएगा। नंबर दूसरा हो जाएगा कि जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये मैप के अंदर मैंने बताया आपको नंगा पर्वत, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसके अंदर पॉइंट ये है साथियों कि जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी हो जाएगी? जास्कर श्रेणी की नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और लास्ट पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रखना है कि इसके अंदर दर्रा तो जोजिला दर्रा है ही है, और सिंधु नदी है जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर बहती है। लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर बहती है, जास्कर के मध्य से बहती है, मध्य से बहती है। ये चीज इंपोर्टेंट है साथियों कि सिंधु नदी, नदियों के अंदर भी ये और पढ़ेंगे हम। और यहाँ पर ध्यान रखना कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर गुजरती है। और आज का अंतिम पॉइंट साथियों आप नोट कीजिए कि ट्रांस हिमालय हमारा कंप्लीट हो चुका है और विस्तार और सार के साथ कंप्लीट हो चुका है ट्रांस हिमालय, और इसके बाद में आएगा महान हिमालय। इन दोनों को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो हिंज लाइन। वो एक बार मैं लिखा देता हूँ साथियों, ये आपने नोट कर लिया होगा। उसके अंदर लिखे साथियों आप कि ट्रांस हिमालय, पॉइंट लिखिए आप, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, महान हिमालय को हिंज लाइन द्वारा, या महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय हिंज लाइन द्वारा अलग होते हैं। हिंज लाइन, हिंज लाइन द्वारा अलग होते हैं, द्वारा अलग होते हैं। ये चीज ध्यान रखना साथियों। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय का अध्ययन पढ़ चुके हैं, इसके बाद में आएगा महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय किस लाइन द्वारा? हिंज लाइन। और हिंज लाइन के अन्य नाम ध्यान रखना आपको, इंडो लाइन भी इसको कहते हैं,
हिंद लाइन का अन्य नाम इंडो लाइन भी है साथियों, इंडो सांगो, इंडो सांगो, सचर, सचर या जॉन, ये इतने नए नाम है साथियों हिंद लाइन के अन्य नाम। यानी कि हिंद लाइन कह दो या इंडो या सांको लाइन या सचर या जॉन, इन यानी हिंद लाइन के द्वारा महान हिमालय और ट्रांस हिमालय अलग होते हैं। ये पॉइंट था साथियों। तो हमारा प्रयास साथियों कैसा लगा आपको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।